जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। ये 4 नंबर का संक्षेपण से प्रश्न आता है, तो ये 4 अंक कंप्लीट कर ले। 4 अंक आता है। तो संक्षेपण बिहार बोर्ड में हो या आप आगे भी देखिएगा किसी अन्य स्टेट बोर्ड में भी आता है। इसे प्रश्न आप देखिएगा यूपी बोर्ड का हो गया और झारखंड बोर्ड का भी हो गया और अन्य किसी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई का हो तो उसमें से भी आता है। तो संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि जो इसे हम लोग बड़े बड़े कहानी पढ़ते हैं 3 पाठ का 4 पेज का, तो उसका सारांश हम लोग जो लिखते हैं ना, जो इंग्लिश में उसको हम लोग समरी कहते हैं, तो वही हुआ निचोड़, कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई यहाँ तक कि भैया ये तो परिचय हम तो जान रहे हैं कि संक्षेप का मतलब ही होता है संक्षेप, मतलब इसको हटा दी तो संक्षेप करना। संक्षेप से पता ही, नाम से ही पता चल रहा है कि संक्षेप करना, संक्षेप करना, किसी भी चीज को, किसी दीर्घ कहानी को लघु रूप में तब्दील करना या बदल देना को रूप को ही संक्षेपण कहेंगे। लेकिन अब रह गई बात की लिखने का पैमाना तो होगा ना कुछ कुछ, कि जैसे मैं तैसे थोड़ी लिख देंगे। 4 पेज का मान लीजिए कहानी है तो उसको 1 पेज में करना है, आपको पॉइंट वाइज कीजिएगा, तो उसमें कुछ तो एक पैमाना होगा कि किस कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसको, फिर उसका अर्थ सभी का सार्थक हो और जो कहना चाह रहे हैं वक्ता का जो आशय है वो स्पष्ट होना चाहिए ना। तब तो जैसे कि आप गाड़ी से चल रहे हैं रोड पे, तो रोड पे चलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कैसे चलना है नहीं चलना कुछ उसका ट्रैफिक नियम है ना, या यातायात नियमों का पालन तो आपको करना ही होगा। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब लोगों को संक्षेपण करते समय भी कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेप करना है। जैसे पहला है कि भैया संक्षेप करने से पहले जो गद्यांश रहता है, कई बार होता है कि पठित गद्यांश दिया जाता है, कई बार अपठित गद्यांश दिया जाता है। तो पठित का क्या मतलब हो गया भैया कि जो अब तक ना पढ़े। पठित का मतलब हो गया जो अब तक पढ़ लिए हैं, या तो हमारे पाठ्य पुस्तक से या कहीं से कहीं हम पढ़े हुए हैं, तो उसको पठित कहेंगे। जो अपठित हो गया भैया कि जो अब तक हम ना पढ़े हैं, अनसीन पैसेज कहते हैं ना, तो वही हो गया। तो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं जिसको, तो अपठित कहेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ने को नहीं है, कुछ लोग उसका भी लगा देते हैं अपठित है तो नहीं। तो कैसे लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, तो कलम से लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे नहीं, उसका हम लोग का व्याकरण के पास कुछ सूत्र होता है, कुछ नियम होता है, शर्त होते हैं, उसके अनुसार हम लोग को लिखना है। जैसे प्रथम में तो है भैया कि गद्यांश जो दिया गया है उसको 2 से 3 बार पढ़ ले, ताकि पता चल जाए कि किस तरह से, किस पैमाने पर लिखा गया, क्या किस चीज़ को उसमें मुख्य जो उसका निष्कर्ष किस तरह से निकल रहा है, उसी पर उसके अनुसार ना आप सुव्यवस्थित तरीका से उसको संक्षेपित कीजिएगा। अन्यथा पता ही नहीं चलेगा तो क्या ही कीजिएगा। संक्षेपण करने से पहले आपको तो दीर्घ कहानी को समझना होगा, जो गद्यांश है उसको तो समझना होगा ना कि भाई क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ना उसको संक्षेपित कीजिएगा। पहले है कि भैया संक्षेपण में विषय का मूल्य भाव सरल और संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। पूरा दम संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, मूल भाव जो होता है। और दूसरा कह रहा है कि संक्षेपण में मूल विचारों और भावों का क्रमबद्ध तरीके से रखा जाना चाहिए। क्रमबद्ध होना चाहिए, नहीं कि भाई इधर का क्रम उधर, इधर का क्रम उधर करने से अर्थ जो है ना कि सार्थक नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा और आपका अंक भी यहाँ से कटने का संभावना रहेगा। तीसरा कह रहा है कि संक्षेपण में स्पष्टता होनी चाहिए, किस भाव को आप जागृत कर रहे हैं वे स्पष्ट होना चाहिए। संक्षेपण में अनावश्यक बातों को हटाना चाहिए। कुछ कुछ रहता है ना बड़ा, जो यही सब ना हटाइएगा, जो जो अनावश्यक होगा उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। संक्षेपण में व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। विस्तार मतलब कि विस्तृत तरीके से वर्णन नहीं करना चाहिए। तो हम संक्षेपण का मतलब भी होगा कि जितना हो उसको निष्कर्ष करें, कम से कम शब्दों में उसको प्रस्तुत करना। सार को या सारांश को ही संक्षेपण कहते हैं, जैसे आपको पता है। संक्षेपण के अनुसार शीर्षक अवश्य लिखे। शीर्षक अवश्य लिखना है भाई, ऊपर जो दिया गया है प्रयुक्त कम लाइन में लिखिए, 1 लाइन में लिख दे,
यह नहीं कि 2 लाइन में मत लिखिए, कभी कभी 1 शब्द में भी होता है, 2 शब्द में भी होता है, 3 शब्द में भी होता है, तो वो आपके अनुसार लिखिए। संक्षेप में आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगा होना चाहिए। विराम चिन्ह समझ ना, विराम चिन्ह होता है ना, ये गद्य में वर्णित मुख्य विचारों, वाक्यों, तथ्यों आदि को रेखांकित कर ले। जैसे कुछ कुछ लगे कि मुख्य विचार है, कुछ के कोई कवि के द्वारा कहा गया कथन है, तो उसको वहाँ पर इन्वर्टर कॉमा के साथ उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो ज़्यादा वो हाईलाइट होता है, दिखता है। और अंतिम में मूल गद्यांश शब्द का सारांश और संक्षेपण शब्द की सारांश अवश्य लिखें, जैसे कि पता चलेगा भाई कि क्या है भाई। अंतिम जब उसका समाप्ति की ओर आ गए तो निष्कर्ष वहाँ पर झलकना चाहिए, या उसको निष्कर्ष करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। मैं समझता हूँ कि संक्षेपण से आप समझ गए 4 नंबर। और पिछला बार का 2-3 वर्षों का जो देखिएगा, गत वर्षों का पूछे गए प्रश्नों का एक बार आप हल कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा भैया हम क्या पढ़े हैं, आपको और क्या पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत कम है और उसको सुव्यवस्थित तरीके से सब सदुपयोग करें, समय को समझना। तो मैं समझता हूँ आप यहाँ तक समझ गए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।